नमस्कार दोस्तों, न बकवास टेक की बात। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है Lenovo IdeaPad 330। कल जो लैपटॉप मैंने आपको दिखाया था कल के वीडियो में वो था इसका i3 वर्जन और ये है i5 वर्जन विथ ऑक्टेन मेमोरी। 16 GB का ऑक्टेन मेमोरी इसके अंदर लगा हुआ है। वीडियो क्लास में मैं इसे भी खोलकर आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर इसमें एक समस्या आ रही है कि विंडोज़ अपडेट वाला जो ऑप्शन है वो हैंग हो गया है। बार बार आपको अपडेटिंग विंडोज़ बोलकर आता है और आपका कंप्यूटर जो है वो ऑफ हो जाता है, फिर वापस से ऑन होता है और ऐसे ही लगातार ये एक लूप में फंस चुका है। तो इसे कैसे ठीक करना है उसी के बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पर हमें सबसे पहले बायोस सेटअप करना है। तो बायोस मेनू में जाने के लिए हमें पहले इस सिस्टम को ऑफ करना होगा पूरी तरीके से और वापस से ऑन करके हमें इमीडिएटली F2 बटन को प्रेस करना होगा। तो इस प्रकार से हमारा इस Lenovo लैपटॉप में बायोस मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें आपको आना है बूट में, जो कि एग्जिट से जस्ट पहले है। यहाँ पे आपको USB लेगेसी को इनेबल करना होगा या फिर आपको ये ऑप्शन एग्जिट के नीचे भी कई बार मिलता है, अलग अलग वर्जन में अलग अलग है। तो आपको ये याद रखना है कि लेगेसी वाले ऑप्शन को आपको इनेबल या ऑन रखना है। या फिर यहाँ पे आपको बूट मोड जो दिख रहा है वहाँ पे आपको दो मोड्स दिखेंगे, एक होगा लेगेसी वाला और दूसरा जो मोड मिलता है वो आपको मिलता है UEFI बेस्ड। तो इसमें से आपको UEFI वाला सेलेक्ट नहीं करना है। और ये हमारे लैपटॉप में अभी जो प्रॉब्लम आई है वो इसी UEFI की वजह से ही प्रॉब्लम आई हुई है। तो इसलिए अभी के लिए हम इसको हटा देंगे और उसके जगह पे हम लेगेसी वाले को रख लेंगे। लेगेसी वाले रखते ही आपका जो कंप्यूटर है वो बूट होने लगेगा। आप देखिएगा, पहले आप बूट मोड को लेगेसी में डाल कर ट्राई करें कंप्यूटर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को रीइंस्टॉल करने की 99% चांस है कि आपका हो जाएगा। और यदि नहीं हो रहा है UEFI मोड में रखें। तो यहाँ पर जो पूरा चक्कर है हमारा वो UEFI मोड का ही है। तो यहाँ पर मैंने मोड चेंज करके F10 प्रेस कर दिया, यानी कि सेव एंड एग्जिट कर दिया है। अब देखते हैं कि हमारा क्या आता है। अब भैया ये UEFI क्या है, ये लेगेसी क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में बताऊंगा, टेक्निकल में नहीं जाऊंगा मैं। UEFI जो है वो हमारे पुराने बायोस सिस्टम का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि आजकल सभी नए मदरबोर्ड्स में। अब देखिए यहाँ पे मोड चेंज करने से हमारा सिस्टम कुछ तो आगे बढ़ा। अब यहाँ पे हम इसे रीसेट करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमें चूज़ द लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। चूज़ योर कीबोर्ड टाइप। तो यहाँ पर हम एक दूसरे लूप में फंस गए हैं। आगे का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ट्रबल शूट में जितने भी ऑप्शन है मैंने सारे ट्राई करके देख लिए। ये कंप्यूटर ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब मैंने फाइनली इसे रीइंस्टॉल करने का सोचा है। अब यहाँ मैंने ऑलरेडी इस लैपटॉप में एक विंडोज़ बूटेबल पेन ड्राइव इंसर्ट कर दिया है और इसे रीस्टार्ट कर दिया है। रिस्टार्ट करते ही ये देखिए अभी हमारे विंडोज़ की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। हाँ, तो मैं UEFI और लेगेसी के बारे में बता रहा था। तो जो लेगेसी मोड है वो हमारा पुराना बायोस सिस्टम है, जहाँ पे आपको ब्लू स्क्रीन आता था और जहाँ पे हमें सारी चीज़ें कीबोर्ड से सेलेक्ट करनी होती थी। लेकिन ये जो नया वर्जन है UEFI, इसमें हम माउस यूज़ कर सकते हैं और एक थोड़ा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है इसका। UEFI सिस्टम्स जो हैं आजकल सभी नए मदरबोर्ड्स में प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपके मदरबोर्ड में इंस्टॉल्ड सभी जितने भी फर्मवेयर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर्ड होती है। मतलब पहले से उसे पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, कौन सा ड्राइवर कहाँ है, कौन सा कंपोनेंट कहाँ है। जबकि पुराने बायोस सिस्टम में ऐसा होता था कि जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते थे, स्विच ऑन होने के बाद वो 1 बाय 1 सभी कंपोनेंट्स को ऑन करता था। सारे फर्मवेयर्स को पता लगाता था कि वो सही सलामत हैं या नहीं है, कहाँ हैं। तो उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती थी, जो थोड़ा टाइम टेकिंग था। बट कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड। तो अभी देखिए हमारा ओल्ड सिस्टम ही यहाँ पर काम आ रहा है यदि हम प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो हमें बूट करना है लेगेसी मोड में। यहाँ पर हमारे विंडोज़ इंस्टॉलेशन की एक वार्निंग मैसेज आ गई है। यहाँ पर फ्रेश इंस्टॉलेशन के लिए हम सेलेक्ट करेंगे नो और बढ़ेंगे आगे। तो ये लीजिए मैंने कर दिया नो। यहाँ पे लैंग्वेज कीबोर्ड सिलेक्शन करके हम कर देंगे नेक्स्ट। विंडोज़ इंस्टॉलेशन की ये पहली स्टेप होती है। तो अब यहाँ पे हम कर देंगे इंस्टॉल नाउ और वेट करेंगे अगली स्क्रीन। अब यहाँ अगली स्क्रीन में हमें मिलने वाला है टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसे हमें चेक करके टिक कर देना है और अग्री करके नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ फिर से हमें दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, अपग्रेड करने का, कस्टम इंस्टॉल करने का। तो यहाँ पे मैंने पहले अपग्रेड करने का ट्राई किया, लेकिन कॉम्पेटेबिलिटी इशू बताकर उसने मना कर दिया कि नहीं भैया नहीं हो पाया। तो फिर हम यहाँ पे कस्टम इंस्टॉल में आ गए। लेकिन यहाँ पे फिर से एक अगली समस्या जो है बहुत बड़ी आने वाली है। यहाँ पे हमें 5 डिस्क पार्टीशंस दिख रहे हैं और ये इन पाँचों में से कोई भी सेलेक्ट करने पे विंडोज़ कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस ऑन दिस पार्टीशन, ऐसा कुछ मैसेज हमें आने वाला है। यहाँ नीचे येलो ट्रायंगल में हमें वार्निंग दिख रही है। तो अब क्या करें? अब सबसे आसान और सबसे असुरक्षित रास्ता एक ही है कि पूरे पार्टीशंस को डिलीट किया जाए
और फिर से उन्हें फॉर्मेट करके रीपार्टीशन करके तब उसमें से किसी एक पार्टीशन पे विंडोज़ को इंस्टॉल किया जाए। इस प्रोसेस में आपकी सारी डेटा लॉस हो जाएगी, हार्ड डिस्क पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी चली जाएंगी। और इस प्रोसेस में ऑप्टेन मेमोरी को भी मैं एक नॉर्मल स्टोरेज मेमोरी में कन्वर्ट कर देने वाला हूँ, क्योंकि ये ऑप्टेन मेमोरी बाद में हमें नॉर्मल यूजर्स के लिए ज़्यादा ऑप्टेन मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, 4 GB रैम काफ़ी होता है। तो इसलिए हम इस ऑप्टेन मेमोरी को एक सेकेंडरी मेमोरी में कन्वर्ट करने वाले हैं। और ये प्रॉब्लम आई भी थी इसी ऑप्टेन मेमोरी और उस UEFI के चक्कर में। तो अब मैं यहाँ पे इन सभी पार्टीशंस को 1 by 1 करके डिलीट कर दूंगा, सभी पार्टीशंस को, एवरी पार्टीशंस। अब पूरा डिलीट होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ अनअलोकेटेड स्पेस दिखा रहा है। मैंने ऑलरेडी एक ड्राइव बना लिया है यहाँ पर, और इसी ड्राइव में हम विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे। अनअलोकेटेड स्पेस को आप चाहें तो यहीं पे पार्टीशन कर सकते हैं या विंडोज़ इंस्टॉल होने के बाद भी पार्टीशन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं करूँगा पार्टीशन। अब मैं उसी क्रिएटेड ड्राइव में ही अपने विंडोज़ को इंस्टॉल करूंगा। ये देखिए मैंने उसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट भी कर दिया। अब यहाँ पे आपको करना है 30-40 मिनट इंतज़ार। ये प्रोसेस पूरी 30-40 मिनट चलेगी। उसके बाद आपको इसे देना होगा एक वाईफाई कनेक्शन। आपको रेडी रखना होगा अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और उसका पासवर्ड। इस कंप्यूटर को नाम देने के लिए कुछ नाम और इस कंप्यूटर का पासवर्ड। विंडोज़ रेडी होने से पहले कुछ इधर उधर की सेटिंग करवाएगा, जैसे एलेक्सा होती है अमेजन में, वैसे ही यहाँ पे आपको कोर्टाना मिलेगा, कोर्टाना मिलेगी, पता नहीं क्या है वो। तो उस कोर्टाना का सेटअप आप यहाँ पे कर दीजिए, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए मैं इसे दे रहा हूँ। फिर से यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करेंगे, फिर से कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करेंगे और इसे देंगे वाईफाई कनेक्शन। और जैसा कि आपको पहले बताया था, आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और पासवर्ड ये क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके विंडोज़ की लाइसेंस की उसी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ जुड़ जाती है जब फर्स्ट टाइम आप किसी जेन्युइन विंडोज़ वाले लैपटॉप के साथ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करते हैं। और यदि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तो आप नया बना लीजिए, यहीं पे ऑप्शन भी आ रहा है आपको, लेकिन हमारे पास था तो हमने पूरी जानकारी जो डाल दी है। तो अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पे यूज़र नेम और सब कुछ। और ये देखिए फ्यू मिनट्स और सेवरल मिनट्स बोल के ये हमारा 1-2 घंटे का टाइम खा ही जाता है ये पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो इनिशियली इतना टाइम तो लगता ही है। लीजिए अब ये अपडेट भी करने लगा अपने आप को, तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। तो होना क्या है, फाइनली हमारा विंडोज़ जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट था जिसकी वजह से हमें विंडोज़ को एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, लाइसेंस की ऑटोमेटिक इनबिल्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम अपने उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा बहुत सारा डेटा लॉस भी हो गया। अब हमारा सिस्टम पूरी तरीके से काम कर रहा है। फिर भी यदि आप इसके ऑप्टेन मेमोरी को ऑप्टेन मेमोरी के जैसा यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे आपको इंटेल के साइट से डाउनलोड करना होगा। क्योंकि इस लैपटॉप में इंटेल का बोर्ड है और इंटेल प्रोसेसर भी है, तो आपको इंटेल की साइट से जाके वो इंटेल मेमोरी एंड स्टोरेज टूल सेटअप ये वाला आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस फाइल को डाउनलोड करके आपको रन करना होता है। इसका एक सेटअप फाइल आता है, रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी बोल के भी एक आता है। तो ये इन 2 चीज़ों की मदद से आप अपने ऑप्टेन मेमोरी को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इस लैपटॉप के लिए ये वाला सेटअप नहीं करने वाला हूँ, जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ। हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि मैं इस लैपटॉप के अंदर की सफ़र आपको कराने वाला हूँ, अंदर कैसा दिखता है वो दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे इस लैपटॉप के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं मेमोरी से रिलेटेड, वो सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी, उसका मेक, उसका मॉडल, सब कुछ। तो चलिए अब लैपटॉप को खोल के उसके अंदर घुसते हैं। तो यहाँ पे सारी स्क्रूज मैंने पहले ही निकाल दी हैं और एक इस प्राई की मदद से इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही आसान, बहुत ही आराम से निकालना होता है, नहीं तो इसके जो इंटरनल लॉक्स होते हैं वो टूट सकते हैं, प्लास्टिक का बना होता है। तो ये देखिए इंटरनल लॉक्स मैंने निकाल दिए। तो इसकी अंदरूनी बनावट जो है वो पुराने वाले जो लेनोवो आइडियापैड 330 जो i3 वर्जन था, जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वीडियो, उसमें जो मैंने दिखाया था। 2 चीज़ों को छोड़कर यहाँ पे सब कुछ सेम है। 2 चीज़ें क्या हैं, एक तो पहली है ये ऑप्टेन मेमोरी, देख सकते हैं M2 स्लॉट में जो लगी हुई है प्रोसेसर के जस्ट बगल में, और ये दूसरा है इनबिल्ट रैम। जी हाँ, इसमें कोई फिजिकल रैम नहीं लगा हुआ है, इसमें मदरबोर्ड के अंदर ही रैम जो है वो इनबिल्ट है। और इस रैम को हम निकाल भी नहीं सकते, हाँ, लेकिन एक एक्स्ट्रा स्लॉट ज़रूर दे रखा है इनने, एक 8 GB तक की रैम इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अंदरूनी बनावट सब कुछ सेम है पुराने वाले से। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके की वीडियोज़ लाते रहते हैं।